हाँ तो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी विद अजय सर। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे तीसरे चैप्टर के टॉपिक विश्व में जनसंख्या के घनत्व का वितरण। कल हमने जनसंख्या घनत्व के प्रकारों को बताया था। आज हम बात करेंगे विश्व में जनसंख्या के घनत्व के वितरण पर। तो बच्चों, जैसा कि हमें मालूम है कि विश्व में जनसंख्या जो पाई जाती है फैली हुई है, कहीं ज़्यादा पाई जाती है, कहीं कम पाई जाती है, कहीं बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। इसके आधार पर जनसंख्या फैली हुई है पूरे विश्व में। आज हम जनसंख्या घनत्व के वितरण की बात करेंगे कि किन किन देशों में जन घनत्व ज़्यादा है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है और किन में कम है। तो बच्चों देखिए, विश्व में जनसंख्या के घनत्व का वितरण भी जनसंख्या के वितरण के अनुरूप ही असमान और विषम प्रकृति का है। कि जैसे विश्व में जनसंख्या फैली हुई है असमान रूप से, ऐसे ही जनसंख्या का घनत्व भी असमान फैला हुआ है। विश्व में जिन स्थानों पर अधिक जनसंख्या का बसाव है, यानी जिन स्थानों पर विश्व में जनसंख्या अधिक बसी हुई है, वहाँ जन घनत्व स्वाभाविक रूप से अधिक पाया जाता है। कहने का मतलब जहाँ जनसंख्या अधिक है वहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक पाया जाता है। विश्व स्तर पर जनसंख्या घनत्व में भारी विषमता पाई जाती है। ये कुछ उदाहरण दिए हैं बच्चों, देखिए अंडरलाइन हो रही है कि एक और सहारा, जो सहारा का मरुस्थल है, ग्रीनलैंड द्वीप है, साइबेरिया और मंगोलिया में एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जन घनत्व पाया जाता है, जनसंख्या पाई जाती है। वहीं दूसरी ओर सिंगापुर में 7,797 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। तो ये कुछ क्षेत्र हैं विषमता के। अगर बात करें विश्व जनसंख्या ब्यूरो वाशिंगटन यूएसए के अनुसार, तो 2015 में विश्व का जन घनत्व कितना बताया है? 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कभी भी बच्चों अगर क्वेश्चन आता है कि जन घनत्व बताइए, तो जन घनत्व में व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जरूर लिखना होगा, तब हमारा सही आंसर होगा। लेकिन इसमें क्षेत्रीय असमानता मिलने के कारण, यानी क्षेत्रों में असमानता पाई जाती है, उसके कारण एशिया महाद्वीप में 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यूरोप में 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, अफ्रीका में 27 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और उत्तरी अमेरिका में 16 व्यक्ति और दक्षिणी अमेरिका में 20 व्यक्ति तथा ओशिनिया यानी ऑस्ट्रेलिया में 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या का घनत्व था। ये सन 2015 के अनुसार बताया गया है। तो सभी महाद्वीपों में सारणी 3.7 में उच्च मध्यम और अल्प जनसंख्या वाले देशों के बारे में बताया गया है। तो देखिए बच्चों, देखिए सबसे ज़्यादा अगर देशों की बात करें सन 2013 के अनुसार, तो बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा जनघनत्व पाया जाता है 1088। यहाँ पर देखेंगे वो सिंगापुर एक क्षेत्र विशेष की बात हो रही है, और यहाँ हम बात करेंगे बांग्लादेश की, तो 1088। और इसी में 5वें नंबर पर हमारा भारत आता है, जिसका सन 2013 के अनुसार जनघनत्व जो है वो 388 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे कम है ऑस्ट्रेलिया का 0.3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये सारणी दी हुई है, इसमें 20 देश दे रखें इस तरीके से। तो हमें मेन चीज़ पढ़नी है, सबसे ज़्यादा, सबसे कम और भारत, इन भारत के बारे में। अब हम बात करेंगे जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व को 5 प्रमुख भागों में विभक्त किया जा सकता है। मानचित्र 3.2 में ये दिखाया गया है। तो देखिए बच्चों, ये मानचित्र दिया हुआ है कि इसमें देखिए जो ब्लैंक है, बिल्कुल सफ़ेद जगह है पूरे विश्व में, वो 5 से कम जनसंख्या रहती है। जहाँ डॉट डॉट हल्की हल्की डॉट डॉट है, वहाँ 6 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। जहाँ हल्की हल्की गहरी डॉट हैं, वो 11 से 100 व्यक्ति, और सीधी लाइन है वहाँ 101 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और जहाँ ज़्यादा डार्क हो रहा है, वहाँ पर 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक निवास करती हैं। तो कहने का मतलब ये यूएसए का उत्तरी पूर्वी भाग है, ये आपका यूरोप वाला क्षेत्र है, ये हमारा भारत है, भारत का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है। इधर ये जापान, चीन, ये क्षेत्र हैं। तो ये डार्क वाले क्षेत्र आते हैं, तो इनमें जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। अब बच्चों बात करेंगे जनसंख्या घनत्व के 5 आधार पर विश्व को 5 क्षेत्रों में। तो सबसे पहला क्षेत्र है अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, यानी जनघनत्व वाले क्षेत्र। तो विश्व में वे देश जहाँ जनघनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाया जाता है, अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत विश्व के 3 जनसंख्या समूहों को सम्मिलित किया जाता है। पहला तो है पूर्वी दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया,
यानी एशिया का पूर्वी, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग। दूसरा आता है पश्चिमी एवं मध्यवर्ती यूरोप, यानी यूरोप महाद्वीप का पश्चिमी और मध्यवर्ती भाग। और तीसरा है पूर्वी उत्तरी अमेरिका, जो अभी बताए थे, ये 1, 2 और ये 3, ये 3 क्षेत्र आते हैं इसमें, उत्तरी पूर्वी अमेरिका। इस प्रदेश में स्वास्थ्यप्रद जलवायु पाई जाती है, समतल मैदानी भूभाग है, उपजाऊ मिट्टी है, जल है, खनिज संपदा है, औद्योगिक विकास है, परिवहन है, परिवहन के साधनों के साथ अनुकूल दशाओं के कारण यहाँ उच्च जनघनत्व पाया जाता है। ये सभी दशाओं के कारण यहाँ पर उच्च जनघनत्व पाया जाता है। एशिया के सागर तटीय भागों, यूरोप की औद्योगिक मेखला, अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र के औद्योगिक व्यापारिक केंद्रों में, जहाँ पर अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर क्रम से 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 2500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तथा 4000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनघनत्व पाया जाना सामान्य बात है। तो कहने का मतलब जहाँ सागर तट है, यूरोप के औद्योगिक केंद्र हैं, उद्योग हैं, व्यापारिक केंद्र हैं, वहाँ पर लोग अधिक निवास करते हैं। दूसरा क्षेत्र है अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र। विश्व के ऐसे क्षेत्र जहाँ जनघनत्व 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। बच्चों, ये दूसरा क्षेत्र है विश्व का अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र, वो था अत्यधिक घनत्व वाला, ये अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र हैं। तो ऐसे क्षेत्र जिनका जनघनत्व 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के बीच में पाया जाता है, वे इसके अंतर्गत आते हैं। सामान्यतः अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्रों में सीमांत भागों में मध्यम जनघनत्व क्षेत्र विस्तृत है। इसमें दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी यूरोप आता है, यूरोप महाद्वीप का दक्षिण पूर्वी भाग, और मध्य उत्तरी अमेरिका आता है, दक्षिणी अमेरिका के तटवर्ती भाग जो समुद्र के तट के किनारे भाग हैं, अफ्रीका के तटवर्ती भाग, दक्षिण पूर्वी एशिया के आंतरिक भाग, उत्तरी पश्चिमी चीन का उत्तरी पश्चिमी भाग आता है, मध्यवर्ती भारत आता है, यानी भारत का बीच वाला भाग, और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी भाग आदि इस वर्ग में आते हैं। अब आता है तीसरा क्षेत्र, सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र। तो कहने का मतलब विश्व के वे क्षेत्र जहाँ जनघनत्व 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है या कम जनघनत्व वाले क्षेत्र हैं। ऐसे क्षेत्रों में अस्थायी कृषि होती है, पशुचारण यानी पशुओं को चराने का काम होता है, वानिकी, मरुस्थलों के निकट कृषि वाले क्षेत्रों में जनघनत्व कम पाया जाता है। इसके अंतर्गत आपके एशिया, अफ्रीका तथा उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के विस्तृत जितने भी बड़े बड़े घास के मैदान हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। चौथा है कम जनघनत्व वाले क्षेत्र। कम जनघनत्व वाले क्षेत्र में विश्व के वे क्षेत्र जहाँ जनघनत्व 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अत्यंत कम जनघनत्व वाले क्षेत्र हैं अफ्रीका में सूडान, लीबिया, मालागासी, उत्तरी अमेरिका में कनाडा, दक्षिणी अमेरिका में उत्तरी अर्जेंटीना, पेरू, इक्वेडोर, एशिया में पश्चिमी साइबेरिया, बोर्नियो की खाड़ी और खाड़ी के देश आदि में कम जनघनत्व पाया जाता है। तो ऐसे क्षेत्र जिनमें 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर लोग रहते हैं। और पांचवा क्षेत्र है प्राय जनविहीन क्षेत्र, यानी विश्व के वे क्षेत्र जहाँ जनघनत्व 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है। पृथ्वी के स्थल भाग का 70% आवासीय क्षेत्र है जिसे इस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है, जिसमें विश्व के अति शीतल प्रदेश आते हैं जहाँ बर्फ पड़ती है, अति उष्ण आर्द्र प्रदेश आते हैं जहाँ गर्मी और उमस बनी रहती है, ऐसे क्षेत्र आते हैं। इसके अलावा अति शुष्क प्रदेश का मतलब होता है बहुत गर्मी वाले इलाके, रेगिस्तान, और उच्च पर्वतीय प्रदेश जो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, वे क्षेत्र इसमें आते हैं। अब बच्चों आता है जनघनत्व को प्रभावित करने वाले कारक के जो जनघनत्व कहीं ज़्यादा कहीं कम पाया जाता है, इसका कारण क्या है, कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए बच्चों, विश्व जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को समझने के पश्चात यह ध्यान में आता है कि कुछ ऐसे कारक हैं जो मानव के बसाव को नियंत्रित करते हैं। जनसंख्या की उपलब्धता और उसके जमाव को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों का विवरण इस प्रकार है। तो बच्चों सबसे पहले आते हैं भौतिक कारक, भौतिक यानी जो हमें प्रकृति से प्रदत्त हैं। और सबसे पहले आती है स्थिति या अवस्थिति किसी भी स्थान की। देखिए जनसंख्या वितरण पर विश्व के विभिन्न क्षेत्र की स्थिति का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में निवास करती है। कहने का मतलब विश्व के अधिकांश जो लोग हैं वो ना तो गर्मी वाले इलाके ना ज़्यादा सर्दी वाले इलाके, दोनों के बीच में निवास करते हैं।
लोग समतल मैदानों में और मंद ढालों पर बसने को वरीयता देते हैं, यानी समतल मैदानों में अधिक रहने का प्रयास करते हैं। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र परिवहन के विकास में बाधक होते हैं, इसलिए प्रारंभ से कृषि और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते, अतः इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। तो सबसे पहले किसी भी स्थान की स्थिति ये निर्भर करती है कि वह स्थान ऊंचा पहाड़ी क्षेत्र है या समतल। समतल है तो वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। दूसरा है जल की उपलब्धता। लोग उन क्षेत्रों में बसना चाहते हैं जहाँ जल आसानी से उन्हें प्राप्त होता है, यानी उपलब्ध होता है। और यही कारण है कि विश्व की महान नदी घाटियाँ, जितनी भी नदी घाटियाँ सभ्यताएं थीं, वो विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र माने जाते थे। तीसरा पॉइंट है जलवायु। तो अति उष्ण और ठंडे मरुस्थल, अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थलों की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। ना तो मानव अत्यधिक गर्म क्षेत्र में रहता है, ना ठंडे मरुस्थलों में रह सकता है। अधिक वर्षा अथवा विषम जलवायु क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण ही प्रारंभ से ही या प्रारंभिक काल से ही घना बसे हुए क्षेत्र हैं। इसके बाद में आते हैं चौथा पॉइंट मृदाएं। मृदा यानी मिट्टी। उपजाऊ मृदाएं कृषि और इससे संबंधित जितनी भी क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। कृषि, वानिकी आदि के लिए उपजाऊ मिट्टी बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी जो नदियों के द्वारा बिछाकर लाई गई होती है वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं, क्योंकि ये मृदाएं गहन कृषि का आधार होती हैं। बच्चों, इसी कारण हमारे भारत में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, कौन सा है राज्य, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, ऐसा कौन सा राज्य है? वो राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, इसी कारण वहाँ कृषि अधिक होती है, और कृषि अधिक होती है तो वहाँ जनसंख्या भी अधिक पाई जाती है। अब आता है अगला आर्थिक कारक। तो बच्चों देखिए, आर्थिक कारकों में सबसे पहले खनिज आते हैं। तो देखिए, खनिज निक्षेप, जहाँ खनिजों का जमाव से युक्त क्षेत्र उद्योगों को आकृष्ट करते हैं। जहाँ खनिज पाए जाते हैं वहाँ उद्योग भी विकसित होते हैं धीरे धीरे, इसलिए वो अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये खनिज वाले क्षेत्र खनन और औद्योगिक गतिविधियाँ रोजगार उत्पन्न करती हैं, अतः अकुशल और कुशल कर्मी यानी जो लोग हैं जिनको काम आता है और नहीं भी आता, इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं काम करने के लिए और जनसंख्या को सघन बना देते हैं। तो अफ्रीका की कटंगा तांबा पेटी इसका एक अच्छा उदाहरण है। अफ्रीका में काम करने वाले लोगों की जनसंख्या तांबे की पेटी के कारण अधिक हुई, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। दूसरा कारण है नगरीकरण। जैसा कि आपको पता है, वर्तमान में बहुत सारी बेहतर सुविधाएं नगरों में मिल रही हैं। तो देखिए, नगर रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षणिक व चिकित्सा सुविधाएं व परिवहन और संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं लोगों के लिए। अच्छी नगरीय सुविधाएं और नगरीय जीवन को आकर्षण लोगों को नगरों की ओर खींचते हैं, जिससे नगरों में जनसंख्या घनत्व बढ़ जाता है। इसके बाद में आता है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण का मतलब होता है उद्योगों का विकास होना या उद्योगों के विकास की प्रक्रिया। तो औद्योगिकरण बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करता है। इसमें केवल कारखानों के श्रमिक ही नहीं होते, बल्कि परिवहक, परिचालक होते हैं, दुकानदार भी होते हैं, बैंक कर्मी होते हैं, डॉक्टर भी, अध्यापक तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले भी होते हैं। जापान का कोबे ओसाका प्रदेश है, जहाँ अनेक उद्योगों की उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ है। यानी कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो उद्योगों की उपस्थिति के कारण सघन बस जाते हैं, जहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। और बच्चों, लास्ट का कारक है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। कुछ स्थान या स्थल धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहां सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। कई बार सरकारें लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में भी बसाने अथवा भीड़ भाड़ वाले स्थानों में चले जाने के लिए प्रोत्साहन देती है। तो कहने का मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक कारक का मतलब यही है, जो नगर किसी धार्मिक या संस्कृति के कारण प्रसिद्ध होता है, वहाँ लोग धीरे धीरे उसी क्षेत्र में चले जाते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश का मथुरा वृंदावन वाला क्षेत्र, वह जन्मभूमि या धार्मिक कारणों से सघन बसा हुआ है। ऐसे हरिद्वार, वो भी धार्मिक कारणों से अधिक बसा हुआ है। इसके बाद में बच्चों कल पढ़ेंगे हम जनसंख्या वृद्धि। धन्यवाद।